हम लोगों ने टॉपिक ओपन इकोनॉमी के बारे में किया था, आज से मैं दोबारा एक दफा रिपीट कर दूंगी, ठीक है। लास्ट टाइम जो हमने अपना लेक्चर था ओपन इकोनॉमी के बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में सीखा था, उसमें सबसे पहले हमने ये देखा कि माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स की सब्जेक्ट वेरिएशंस के बाद जो मैक्रो इकोनॉमिक के ऊपर इकोनॉमी की क्लासिफिकेशन होती है वो दो तरीके से होती है। एक ओपन इकोनॉमी में क्लासिफाइड किया जाता है आपकी इकोनॉमी को, एक आपको क्लोज्ड इकोनॉमी में क्लासिफाइड किया जाता है। क्लोज्ड इकोनॉमी की जो क्लासिफिकेशन है वो बेसिकली रिप्रेजेंट करती है कि सिर्फ और सिर्फ आप ट्रेड कर रहे हो नेशनल लेवल के ऊपर, यानी कि फैसलाबाद लाहौर के साथ कर रहा है, लाहौर की चीजें कराची में जा रही है, कराची की चीजें इस्लामाबाद में आ रही है, यानी कि विद इन द कंट्री जो आपकी ट्रेड हो रही है, जो तजारत हो रही है, दिस इज कॉल्ड क्लोज्ड इकोनॉमी, जिसमें आपकी कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट परचेज, आपकी आउटपुट यानी कि आपका जीडीपी, ये सारी चीजें शामिल होती है। ओपन इकोनॉमी वो होती है जब आपका मुल्क दूसरे ममालिक के साथ ट्रेड के जरिए राब्ता कायम करे, यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड इन्वॉल्व हो उसके अंदर। जापान की चीजें आ रही है पाकिस्तान में, पाकिस्तान की चीजें जा रही है जापान में। जब ये वाले दो ममालिक के दरमियान या दो से ज्यादा ममालिक के दरमियान में ट्रेड का सिलसिला कायम हो तो इसको कहते हैं ओपन इकोनॉमी, ठीक है जी। आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ द ओपन इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी के बेसिक कांसेप्ट्स हम लोग अपने प्रीवियसली चैप्टर में पढ़ चुके थे। आज हम लोगों ने मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी पढ़नी है रिलेटेड टू ओपन इकोनॉमी। बहुत ध्यान से सुने आपने, ये टॉपिक बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। सबसे पहले एक नजर कंटेंट की तरफ दौड़ा लेते हैं कि हमारे पास कंटेंट्स क्या क्या। सबसे पहले आज हम लोग इसमें दोबारा से रिवाइज करेंगे अपने लोनेबल फंड्स मार्केट को, ठीक है। इफ यू रिमेंबर कि हमने लोनेबल फंड्स मार्केट पढ़ी थी, लोनेबल फंड्स मार्केट क्या थी, मैं एक दफा यहाँ पे रिकैप देती हूँ। जब आप अपने पास जो सेविंग्स आपके पास पड़ी होती हैं, आप एक स्पेसिफिकली मार्केट में जाते हो इस पर्पस के लिए कि भाई मेरी सेविंग्स को इस्तेमाल किया जाए सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, यानी कि आपके पास कुछ सेविंग्स है, आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट लेना है, लेकिन आपको देना किसको है, जो इसको इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए इस्तेमाल करे, ना कि खर्च करने के लिए इस्तेमाल करे। यानी कि आप लोन दे रहे हो एक लोनेबल फंड मार्केट, उस मार्केट को बोला जाता है, उसका नाम है लोनेबल फंड मार्केट। वहां देते हो इस पर्पस के साथ कि इसको आगे इन्वेस्टमेंट के लिए यूज किया जाए। अब वहां पे जो आपकी जो सेविंग्स होती हैं, आप जो सप्लायर बन के जाते हो और जो लोग बायर्स बन के आते हैं आपकी मनी को लोन आउट करने के लिए, लोन लेने के लिए, वो भी सिंपल इसी पर्पज से एक वाहिद मकसद से आते हैं कि भाई हम आगे इसको इन्वेस्टमेंट के लिए इस्तेमाल करेंगे। बेसिकली लोनेबल फंड्स मार्केट में अगर पैसे इन्वेस्ट करने हैं तो आपने इन्वेस्टमेंट पर्पस के साथ करने हैं, और अगर वहां से पैसे आपने लोन लेने हैं उस मार्केट स्पेसिफिक मार्केट के अंदर से, तो आपने इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए लोन लेने। इसके अलावा आप इन्वेस्टमेंट पर्पस के अलावा लोनेबल फंड्स मार्केट में आप डिमांड और सेल नहीं कर सकते। तो इसी लोनेबल फंड्स मार्केट के साथ आज हम लोगों ने फॉरेन करेंसी एक्सचेंज की मार्केट को भी देखना है कि फॉरेन एक्सचेंज कंट्री मार्केट, फॉरेन करेंसी एक्सचेंज मार्केट क्या होती है। फिर उसके बाद इन दोनों मार्केट्स को मिला के एक ओपन इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम बनता है, हमने उसके बारे में स्टडी करना है। फिर हमने देखना है कि गवर्नमेंट भी कुछ अपनी इंटरफेरेंस करती है, गवर्नमेंट भी कुछ कंट्रोल करती है आपकी ओपन इकोनॉमी को, क्योंकि ऑब्वियस थिंग है जब हमारे लिंक्स, इंटरनेशनल लिंक्स क्रिएट हो रहे होते हैं एक मुल्क के दूसरे ममालिक से, तो उनको आपस में कनेक्ट करने वाला कौन होता है, हमारी स्टेट, हमारी गवर्नमेंट उसको कंट्रोल करती है। तो वो गवर्नमेंट किन पॉलिसीज के तहत करती है, आज ये सारी चीजें इसमें हमने लर्न करनी, ठीक है जी। आगे चलती हूँ। सबसे पहला टॉपिक जो है सप्लाई एंड डिमांड फॉर लोनेबल फंड्स एंड फॉर, यानी कि सप्लाई एंड डिमांड आल्सो फॉर फॉरेन करेंसी एक्सचेंज, ठीक है जी। अच्छा जी, सबसे पहले इसमें इसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। इंट्रोडक्शन में आपके बेसिक कांसेप्ट जो आपने पिछले चैप्टर में पढ़े हैं उसी को एक दफा दोबारा से रिवाइज करूंगी। पहला कांसेप्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट था जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा, दैट वाज नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट से मुराद है आपकी एक्सपोर्ट्स में से तमाम इंपोर्ट्स निकाल, ठीक है, आपके पास नेट एक्सपोर्ट्स पड़ जाएंगी, ठीक है। सेकंड कांसेप्ट जो इंपॉर्टेंट था वो था नेट कैपिटल आउटफ्लो। आपकी कंट्री से कितनी चीजें एक्सपोर्ट के तौर पे यूज की जा रही है वो आपका नेट कैपिटल आउटफ्लो, यानी कितना कैपिटल आपकी कंट्री से बाहर की तरफ जा रहा है। थर्ड जो वो था कंसेप्ट वो ये था एक्सचेंज रेट्स का। एक्सचेंज रेट दो तरह के होते हैं, एक रियल एक्सचेंज रेट होता है, एक नॉमिनल एक्सचेंज रेट होता है। रियल एक्सचेंज रेट आप किसके लिए इस्तेमाल करते थे जी, अपनी करेंसीज के लिए। नॉमिनल एक्सचेंज रेट आप इस्तेमाल करते थे अपने एसेट्स एंड वैल्यूएशन के लिए। बेसिकली रियल और नॉमिनल को दोनों को करेंसी और एसेट वैल्यूएशन के लिए सेपरेट सेपरेट इस्तेमाल किया जाता है। अब बात कर लेते हैं आज के टॉपिक की। तो आज के टॉपिक में मूव करने से पहले बेटे याद रहे कि मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल जो है ओपन इकोनॉमी का एक जो मॉडल बनाया गया है कि इसके तहत आप ओपन इकोनॉमी को ऑपरेट करें, उस मॉडल की कुछ बेसिक अजम्पशंस है। वो अजम्पशंस पूरी होती हैं या उस अजम्पशंस को कंसीडर किया जाता है तो ही आपका ओपन इकोनॉमी का मॉडल वर्कआउट करता है।
सबसे पहले assumption ये है कि the model takes the economy's GDP as given. GDP जो होगा वही मॉडल के अंदर उसकी वैल्यू रखी जाएगी। इसके साथ साथ जो प्राइस लेवल इस टाइम चल रहा है वही एज गिवन यानी कि जो चल रहा है वही उस मॉडल के लिए, मॉडल को इवैल्यूएट करने के लिए उसको लिया जाए। आगे बात करते हैं हम सप्लाई एंड डिमांड फॉर लोनेबल फंड्स एंड फॉर फॉरेन करेंसी एक्सचेंज। अच्छा, इसमें सबसे पहले क्योंकि लोनेबल फंड्स मार्केट की बात हो रही है तो मैं सबसे पहले इस पे इंट्रोड्यूस करवाऊंगी लोनेबल फंड्स मार्केट। हम लोनेबल फंड्स मार्केट के चैप्टर में इसके डायग्राम्स तो देख चुके थे, इसको ग्राफिकली तो अंडरस्टैंड कर चुके थे, लेकिन वहाँ पे हमने एक चीज नहीं पढ़ी थी, वो थी इसकी मैथमेटिकल आइडेंटिटी। इसका एक मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या है, इसको मैथमेटिकली किस तरीके से देखा जाता है, आज हम लोगों ने वो चीज लर्न करी है। ठीक है, ये इसका अगला पार्ट है। बेसिकली यहाँ पे सबसे पहले मैं एक मार्केट फॉर लोनेबल फंड मार्केट बना लूँ। इसमें क्या है जी, लेफ्ट साइड के ऊपर आपके सॉरी जो वाई एक्सिस है उसके ऊपर आपका इंटरेस्ट रेट गिवन है, ठीक है, और आपका जो एक्स एक्सिस है उसके ऊपर आपके लोनेबल फंड्स अवेलेबल है, ठीक है, और सेंटर में आपकी डिमांड है, यानी कि जो लोग लोनेबल फंड्स मार्केट में से मनी डिमांड कर रहे हैं फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस, और साथ में आपका सप्लाई का बना हुआ है जो कि अपने सेविंग्स को सप्लाई कर रहे हैं लोनेबल फंड मार्केट के अंदर ओनली फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पस एंड फॉर द इंटरेस्ट रेट रिटर्न। तो ये जहाँ पे जाके इंटरसेक्ट होती है वहां पे आपको एक इक्विलिब्रियम पॉइंट मिलता है। वो इक्विलिब्रियम पॉइंट डिसाइड करता है कि भाई ये इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट है, इस इंटरेस्ट रेट के ऊपर इतनी क्वांटिटी इन्वेस्ट सेल की जाएगी, इतनी ही क्वांटिटी आपकी डिमांड की जाएगी, सप्लाई और डिमांड दोनों इक्वल हो जाते हैं। फर्दर इसकी एक्सटेंशन में जाती है उसकी अब इक्वेशन के अंदर, जो कि हमने नहीं पढ़ी थी और अब पढ़नी है। वो है कुछ ऐसे, S इज इक्वल्स टू I प्लस NCO। अब यहाँ पे S का क्या मकसद है, I का क्या मकसद है, NCO का क्या मकसद है, अब आप लोग को ये मैं बताती हूँ। सबसे पहले तो देखें, द सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स कम्स फ्रॉम द नेशनल सेविंग। लोनेबल फंड्स में आपने अगर सप्लाई करनी है, सप्लाई को बढ़ाना है, तो डेफिनेटली जितनी नेशनल सेविंग्स आपकी बढ़ेगी उतनी ही आपको लोनेबल फंड्स मार्केट में आपकी मनी सप्लाई में इंक्रीज करेगी, ठीक है। आई यहाँ पे क्या है, द डिमांड फॉर द लोनेबल फंड्स कम फ्रॉम द डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट। जितने आपके जो डोमेस्टिकली इन्वेस्टर्स हैं, जितनी वो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए आपकी चीजें, जितना वो इन्वेस्टमेंट का सोचेंगे उतनी वो डिमांड करेंगे, ठीक है। लेट्स से आपकी कंट्री में कोई प्रोडक्टिव है ही नहीं, अगर कोई प्रोडक्टिव नहीं है, कोई बिजनेस नहीं करना चाहता, तो उसको क्या जरूरत है लोनेबल फंड मार्केट में आके इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए पैसे डिमांड करने की। ऑब्वियस थिंग है, किसी के पास भी कभी भी करोड़ों रुपया उसकी जेब में नहीं पड़ा होगा, उसको हमेशा करोड़ बनाने के लिए कहीं ना कहीं से लोन लेना पड़ता है फॉर द सर्टेन टाइम पीरियड। अब उस लोन को अगर वो बिजनेस पर्पस के लिए लेगा तो वो लोनेबल फंड मार्केट के अंदर जाएगा, ठीक है। तो डिमांड कहाँ से आती है, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट की वजह से। जितनी डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट यानी कि डोमेस्टिकली इन्वेस्टर्स जितने ज्यादा आएंगे उतनी ज्यादा आप लोग की डिमांड बढ़ती जाएगी। थर्ड पे है नेट कैपिटल आउटफ्लो। नेट कैपिटल आउटफ्लो के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। नेट कैपिटल आउटफ्लो बेसिकली आपकी एक्सपोर्ट्स का आपके इम्पोर्ट से ज्यादा हो जाना होता है। आगे चलते हैं, यहाँ पे मैं अंडरलाइन कर रही हूँ नेशनल सेविंग्स को, याद रहे S स्टैंड्स फॉर नेशनल सेविंग्स एंड I स्टैंड्स फॉर डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, यानी कि डोमेस्टिकली इन्वेस्टमेंट कितनी हो रही है उसको I रिप्रेजेंट करता है। S यहाँ पे रिप्रेजेंट स्पेसिफिकली इस मार्केट फॉर लोनेबल की इक्वेशन में, इसकी आइडेंटिटी में। सेविंग्स, नेशनल सेविंग्स को रिप्रेजेंट करता है आपका कैपिटल एस। आगे बात करते हैं, अगेन लोनेबल फंड मार्केट की ये आइडेंटिटी रही, ये उसकी मार्केट की रिप्रेजेंटेशन रही। अब ये देखेंगे द सप्लाई एंड द डिमांड फॉर लोनेबल फंड डिपेंड ऑन द रियल इंटरेस्ट रेट। अब यहाँ पे मैंने एक लफ्ज लगाया है रियल इंटरेस्ट रेट का, क्योंकि पैसे की बात हो रही है। जब पैसे की बात होगी तो रियल इंटरेस्ट रेट की बात होगी, ना कि नॉमिनल इंटरेस्ट रेट की, रियल इंटरेस्ट रेट, ठीक है जी। A higher real interest rate encourages people to save and raise the quantity of loanable funds supplied. अगर आपको कोई बता के करना कुछ भी ना पड़े, सिर्फ और सिर्फ अपनी जो सेविंग्स है उठा के लोनेबल फंड्स मार्केट में लगाई और हायर इंटरेस्ट रेट उसके ऊपर कमा लिया। तो बेसिकली जितना जितना हायर इंटरेस्ट रेट मार्केट में बढ़ता है उतना लोगों का रुझान बढ़ता है अपनी सेविंग्स को लोनेबल फंड्स मार्केट में इन्वेस्ट करने का, ठीक है। दोबारा से एक दफा रिपीट करती हूँ, जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, यानी कि इंटरेस्ट रेट से मुराद है कि अपना जितना पैसा वो देंगे उतना उनको ज्यादा उससे दुगना वापस मिलेगा उसके ऊपर रिटर्न पे, तो उतना वो अपना पैसा चाहेंगे कि हम लोनेबल फंड्स मार्केट में लगा दें, सप्लाई कर, ठीक है जी। Last thing, the interest rate adjusts to bring supply and demand for loanable funds into the balance. इंटरेस्ट रेट वो वाहिद यूनिट है जो सप्लाई और डिमांड की जो फोर्सेस हैं उनको इक्विलिब्रियम लेवल पे लेकर,
जैसे हम लोगों ने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते थे कि प्राइस एक वाहिद यूनिट था जो डिमांड और सप्लाई को इक्विलिब्रियम में लेके आता था। मैक्रो इकोनॉमिक लेवल के ऊपर इंटरेस्ट रेट जो है वो डिमांड और सप्लाई को इक्विलिब्रियम लेवल में लेके आता है। अगली चीज, at the equilibrium interest rate the amount that people want to save exactly balance the desired quantities of domestic investment and net foreign investment। हाँ जी, यहाँ पे ये बताया गया है कि इक्विलिब्रियम पॉइंट हमें क्या रिप्रेजेंट करता है। बेसिकली इक्विलिब्रियम पॉइंट हमें रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये वो क्वांटिटी है जिसके ऊपर फंड्स को सप्लाई करने वाले भी अग्री हैं कि हाँ हम भाई 50,000 रुपया इन्वेस्ट करेंगे, और जो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए जो मनी को डिमांड करते हैं इन्वेस्टर्स है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स है, वो भी उतना ही डिमांड करने के लिए तैयार है। यहाँ पे ऐसा नहीं है बिल्कुल भी कि सप्लाई मनी की ज्यादा पड़ी हुई है, इनके करोड़ों रुपया पड़ा है, लेकिन उस करोड़ों रुपया को मांगने वाला कोई नहीं, लेने वाला कोई भी नहीं है। तो इक्विलिब्रियम लेवल पे सप्लाई करने वाले और डिमांड करने वाले मनी की दोनों के दोनों इक्वल है जी। आगे बात करते हैं अब द मार्केट फॉर फॉरेन एक्सचेंज। जैसे ही मार्केट फॉर फॉरेन एक्सचेंज की बात आती है, यहाँ पे आपकी इक्वेशन चेंज हो जाती है। इस इक्वेशन के लिहाज से आपका जो ओके वन सेकेंड, आई एम पॉजिंग हियर। ठीक है जी, हाँ जी, यहाँ पे क्या है आपका कि एनसीओ मस्ट बी इक्वल टू नेक्स्ट एक्सपोर्ट्स। फॉरेन एक्सचेंज जो आपकी फॉरेन करेंसी की मार्केट है, स्पेशली फॉरेन करेंसी की, जहाँ पे आपकी फॉरेन करेंसी एक्सचेंज होती है, इनके डॉलर के बदले पाक रुपीस के बदले आप लोगों के जो होते हैं यूएस डॉलर्स मिलते हैं, उसकी इक्वेशन बेसिकली क्या होती है, नेट कैपिटल आउटफ्लो मस्ट इक्वल टू नेट एक्सपोर्ट। अब ये इक्वेशन का इसका मतलब क्या है, अब आप लोग को ये बता। सबसे पहले तो देखें, द टू साइड्स ऑफ द फॉरेन करेंसी एक्सचेंज मार्केट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द एनसीओ एंड नेट एक्सपोर्ट। ठीक है, आपने जब फॉरेन करेंसी एक्सचेंज मार्केट को रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए दो ही यूनिट्स की जरूरत है, यानी कि दो वेरिएबल्स की जरूरत है। एक एनसीओ पता होना चाहिए, इनके नेट कैपिटल आउटफ्लो का क्या रेट है इस टाइम वो पता होना चाहिए। नेट एक्सपोर्ट्स आपकी क्या जा रही हैं, आपको इस चीज के बारे में इल्म होना चाहिए। ठीक है जी, अब यहाँ पे एनसीओ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, एनसीओ रिप्रेजेंट करता है इम्बैलेंस, याद रहे, इम्बैलेंस बिटवीन द परचेज एंड सेल ऑफ कैपिटल एसेट्स। आपके जो कैपिटल एसेट्स से मुराद है ऐसी चीज की सेल और परचेज जो कि आप लोग कैपिटल पर्पस के लिए इस्तेमाल करो, ना कि फिनिश्ड गुड। फिनिश्ड गुड की यहाँ पे बात नहीं हो रही, यहाँ पे उन चीजों की बात हो रही है जो कि जिससे आप लोग एक फिनिश्ड गुड बनाते हो, फिनिश्ड आइटम बनाते हो, यानी कि आप लोग कैपिटल अपना लेते हो। तो उस कैपिटल एसेट की सेल परचेज के दरमियान में जो इम्बैलेंस आता है, यानी कि परचेज ज्यादा होगी, आपने कैपिटल एसेट ज्यादा मंगवा लिए, इंपोर्ट करवा लिए, और अपने जो कैपिटल एसेट्स है वो आप बाहर एक्सपोर्ट्स कम कर रहे हो, तो ये जो इम्बैलेंसेस होता है इन सबको पढ़ने वाला एनसीओ है, यानी इन सब की स्टडी नेट कैपिटल आउटफ्लो के अंदर की जाती है। नेट एक्सपोर्ट्स क्या रिप्रेजेंट करता है, नेट एक्सपोर्ट रिप्रेजेंट करता है इम्बैलेंस बिटवीन द एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज यानी कि जैसे आपका लैपटॉप है, आपके मोबाइल फोन है, या आपकी एक टीचिंग सर्विस है, या आप डॉक्टर हो, या आप एक इंजीनियर हो, ठीक है, आपकी सर्विसेज, आपकी चीजों की जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होती है, आप एक फिनिश्ड गुड हो, यानी कि आपको ना ट्रेनिंग की जरूरत है, ना आपको एजुकेशन की जरूरत है, आपने एजुकेशन हासिल कर ली, आपने ट्रेनिंग ले ली, नाउ यू आर अ कंप्लीट लेबर, आप एक कंप्लीट सर्विस मैन बन गए हो। ठीक है जी, तो आपके गुड्स और सर्विसेज की जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट और इसके दरमियान में जो इम्बैलेंस होता है उसको रिप्रेजेंट करता है नेट एक्सपोर्ट। तो याद रहे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कैपिटल एसेट्स के दरमियान में अगर इम्बैलेंस आए उसकी कैपिटल एसेट्स की सेल परचेज में, तो उसको रिप्रेजेंट करेगा आपका नेट कैपिटल आउटफ्लो। अगर गुड्स एंड सर्विसेज की इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट में इम्बैलेंस आए तो उसको रिप्रेजेंट करेगा आपका नेट एक्सपोर्ट। आगे चलते हैं, ठीक है। इन द मार्केट फॉर फॉरेन करेंसी एक्सचेंज बॉन्ड्स आर ट्रेडेड फॉर फॉरेन करेंसीज। ये मैंने क्या बात बोल दी, ये आप लोगों को मैं समझाती हूँ। फॉरेन इकोनॉमी एज अ होल नेट कैपिटल आउटफ्लो मस्ट इक्वल्स और मस्ट बैलेंस द नेट एक्सपोर्ट्स। ये अगेन वही चीज है जो अभी मैंने बताई है कि नेट एक्सपोर्ट आपकी मस्ट बी इक्वल टू नेट कैपिटल आउटफ्लो। अगर नेट कैपिटल आउटफ्लो आपका नेट एक्सपोर्ट के इक्वल नहीं है तो समझिए आपका जो फॉरेन करेंसी एक्सचेंज मार्केट है वो आपकी सही नहीं जा रही। तो अगर अपनी फॉरेन करेंसी एक्सचेंज मार्केट को चेक करना है कि इज दिस मार्केट गोइंग गुड, तो आप देखें कि एनसीओ मस्ट बी इक्वल टू नेट एक्सपोर्ट। जो एनसीओ अपनी फिगर दे रहा है वही सेम फिगर नेट एक्सपोर्ट्स की होनी चाहिए। ठीक है जी, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है द प्राइस दैट बैलेंसेस द सप्लाई एंड डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी इज द रियल एक्सचेंज रेट। अगेन एक रिकैप है कि
ऐसा यूनिट जो सप्लाई और डिमांड फॉरेन करेंसी, यानी फॉरेन करेंसी की सप्लाई और डिमांड को इक्वल करता है या बैलेंस करता है, इक्विलिब्रियम में लेके आता है, वो कौन सा यूनिट है? वो यूनिट है रियल एक्सचेंज रेट का यूनिट। ठीक है जी, रियल एक्सचेंज रेट का यूनिट है जो कि आपकी फॉरेन करेंसी की डिमांड, यानी कि फॉरेन करेंसी की कितनी डिमांड आपकी कंट्री से हो रही है या आपकी कंट्री से डोमेस्टिक करेंसी कितनी जा रही है, इसको बैलेंस करता है रियल एक्सचेंज रेट का यूनिट। जी अब आगे बात करते हैं हम। अच्छा जी, मजीद इसको आगे लेके चल रही हूँ। द डिमांड कर्व फॉर फॉरेन करेंसी इज डाउनवर्ड स्लोपिंग बिकॉज अ हायर एक्सचेंज रेट मेक्स द डोमेस्टिक गुड्स मोर एक्सपेंसिव। ये मैंने क्या चीज बोली? सबसे पहले तो देखा द डिमांड कर्व फॉर फॉरेन करेंसी, फॉर क्योंकि डिमांड कर्व है फॉरेन करेंसीज के लिए, तो ये डेफिनेटली नेगेटिव स्लोप ही होगा। डिमांड कर्व हमेशा नेगेटिवली स्लोप होता है बिकॉज अ हायर एक्सचेंज रेट दैट मेक्स डोमेस्टिक गुड्स मोर एक्सपेंसिव। अच्छा, जब मोर एक्सपेंसिव गुड्स की बात आ जाती है ना, तो फिर कोई नहीं उसको लेना चाहता। उसके लिए क्या होता है, एक आपका पॉइंट आपको मिल जाता है जहां पे वो चीजों की क्वांटिटी फिक्स कर देते हैं। उस फिक्स क्वांटिटी की वजह से जो सप्लाई है वो फिक्स हो जाती है। ठीक है, अब पैसा बढ़ता रहे, पैसा कम होता रहे, यानी कि रियल एक्सचेंज रेट पहले इतना था, फिर इससे अबव आ गया, फिर उससे अबव लेवल पे चला गया। जो मर्जी हो जाए, लेकिन जो आपका ये जो आपकी सप्लाई है वो इक्वल रहेगी, यानी कि सप्लाई आपको सिर्फ और सिर्फ जस्ट लाइक कि आपका जो है $150 है। ठीक है, डॉलर का रेट 150 है, उसका एक्सचेंज रेट बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। लेकिन अगर उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 20 रुपए में ही उनके ज्यादा सारे डॉलर्स हासिल करने पड़ जाए, तो इट मीन्स के जो आपका जो रेट है, आपकी जो करेंसी का रेट है, आपकी करेंसी की क्वांटिटी जो है वो एक जगह पे फिक्स है, जबकि इंटरेस्ट रेट उसके ऊपर बढ़ता से बढ़ता जा रहा है। लेट्स से कि आप लोग, मैं इसमें डॉलर की मिसाल इसलिए लूंगी क्योंकि हमारे करेंसी जो है वो डेप्रिशिएट होती जा रही है और डॉलर हमेशा से अप्रिशिएटेड ही रहा है और वो हमेशा से अप्रिशिएट ही हुआ है। अब डॉलर ने फिक्स कर लिया कि भाई 150 इसका एक्सचेंज रेट है, चाहे तो आप इसका एक्सचेंज रेट जो इसका एक्सचेंज रेट इससे बढ़ भी सकता है, लेकिन इसके लिए आप लोग को सिर्फ और सिर्फ इतने कॉइन्स या इतने पैसे आपको देने पड़ेंगे। ठीक है जी, इसके बारे में फर्दर मैं आगे बताती हूँ। उससे पहले ये समझ लेंगे सप्लाई का वर्टिकल क्यों होता है। सप्लाई कर्व इज वर्टिकल बिकॉज द क्वांटिटी ऑफ पॉन्ड्स, इधर पॉन्ड्स की बेसिक एग्जांपल ली गई है, supplied for the net capital outflow is unrelated to the real exchange rate। आपके जो सप्लाई की जा रही है, यानी कि आपके जो पॉन्ड्स के हैं, डॉलर्स के लिए जो सप्लाई हो रही है, उसको वो नेट कैपिटल आउटफ्लो से अनरिलेटेड है। इसलिए यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि आप लोग का सप्लाई कर्व व्हाई नॉट हॉरिजॉन्टल या व्हाई नॉट स्टीप, ये वर्टिकल क्यों है? इसकी रीजन अगली वाली स्लाइड में बताती हूँ कि ऐसा क्यों है। ये सिर्फ आपको एक पिक्चर दिखाने के लिए कि इस तरीके से हमारे सप्लाई और डिमांड का फॉरेन करेंसी एक्सचेंज मार्केट में वर्क करता है। फॉरेन करेंसी एक्सचेंज मार्केट में आपका जो सप्लाई कब होता है, यानी कि नेट कैपिटल आउटफ्लो से जो ड्राइव होता है, याद रहे सप्लाई कर्व इज द रिजल्ट ऑफ, ये सप्लाई कर्व जो बना हुआ है ना, ये सिर्फ और सिर्फ नेट कैपिटल आउटफ्लो की मरहूने मिन्नत है। और ये कैसे है, ये मैं अगली स्लाइड में आपको बताऊंगी। जबकि जो आपका नेट एक्सपोर्ट्स होता है वो आम डिमांड कर्व की तरह होता है। ये तो आपको आसानी से मिल जाएगा, इसको बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिमांड है, डिमांड एक नेगेटिव स्लोप होगी। असल मसला आएगा सप्लाई कर्व को बनाने में, तो सप्लाई कर्व को बनाते हैं नेट कैपिटल आउटफ्लो की मदद से। अब ये कैसे होते हैं इसके बारे में बताते हैं। ओके, सबसे पहले एक मार्केट ड्राइव कर लिए नेट एक्सपोर्ट्स की, उसके अंदर नेट कैपिटल आउटफ्लो को रिप्रेजेंट करती है। यहाँ पे अब आपका एक इक्विलिब्रियम, जाहिर सी बात है जहाँ पे इंटरसेक्शन आया है वहाँ पे आपको एक इक्विलिब्रियम पॉइंट मिल जाएगा। उससे पहले ये देख लेते हैं रियल एक्सचेंज रेट एडजस्ट टू बैलेंस द सप्लाई एंड डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी। रियल एक्सचेंज रेट जो होता है वो सप्लाई एंड डिमांड फॉरेन करेंसी के लिए कितनी है उसको आपस में बैलेंस करता है। एट द इक्विलिब्रियम real exchange rate and the demand for domestic country currency to buy the net exports exactly balance the supply of domestic currency to be exchanged into foreign currency। ये जो इक्विलिब्रियम लेवल है, ये जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ये डिसाइड बेटा करता है कि आप डोमेस्टिक करेंसी जितनी दे रहे हो उसी रेट के ऊपर आप फॉरेन करेंसी ले रहे हो, यानी कि आपका एक्सचेंज रेट जो है रियल इंटरेस्ट रेट जो है आप एक इक्विलिब्रियम पॉइंट पे पहुंच गए जिसके ऊपर आप इक्वली उतना ही डिमांड कर रहे हो जितना आप सेल कर रहे हो, यानी कि आप जितने डोमेस्टिक करेंसी दे रहे हो उतनी ही आप फॉरेन करेंसी बाय कर रहे हो उनसे। आगे बात करते हैं। अब यहाँ तक तो थी कि एक आपको नो हाउ दे दी कि ओपन इकोनॉमी वर्क कैसे करती है, उसमें नेट कैपिटल आउटफ्लो को हम देखते हैं, उसमें हमने फॉरेन करेंसी को देखा, उसमें हमने लोनेबल फंड्स मार्केट को देखा। अब इसके इक्विलिब्रियम के अंदर फर्दर जाते हैं कि जो इक्विलिब्रियम का पॉइंट जो हमने पिछले स्लाइड में डिस्कस किया है, इसका बेसिक मकसद क्या होता है, ये किन किन चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है।
सबसे पहले तो आप लोग को ये पता होना चाहिए इन द लोनेबल फंड्स मार्केट में होता क्या। सप्लाई कम्स फ्रॉम द नेशनल सेविंग, अगेन वही बात, लोनेबल फंड मार्केट में सप्लाई कहाँ से आती है, सप्लाई का कर्व कहाँ से ड्राइव होता है, नेशनल सेविंग्स की वजह से। डिमांड कहाँ से आती है, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट की वजह से होता है, और उसके साथ साथ नेट कैपिटल आउटफ्लो की वजह से भी होता है। अभी कैसे होता है, इसको रिप्रेजेंट करके ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करूंगी मैं इसको। उससे पहले आप ये देखें कि इन द मार्केट ऑफ फॉरेन करेंसी एक्सचेंज सप्लाई कम्स फ्रॉम द नेट कैपिटल आउटफ्लो एंड डिमांड कम्स फ्रॉम द नेट एक्सपोर्ट। दोबारा से बात करती हूँ, इस पॉइंट को गौर से समझिए। लोनेबल फंड मार्केट में सप्लाई आती है नेशनल सेविंग से, डिमांड आती है डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट और नेट कैपिटल आउटफ्लो से, जबकि फॉरेन करेंसी एक्सचेंज मार्केट के अंदर सप्लाई आती है नेट कैपिटल आउटफ्लो से और डिमांड आती है नेट एक्सपोर्ट से। ठीक है, मैं दोबारा एक दफा से रिपीट करती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब लोनेबल फंड मार्केट की बात की जाती है तो उसकी सप्लाई आती है नेशनल सेविंग से, जबकि डिमांड आती है जितनी डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट और नेट कैपिटल आउटफ्लो से। जबकि फॉरेन करेंसी एक्सचेंज की मार्केट में दो मार्केट्स हैं सेपरेटली, ठीक है, उसमें सप्लाई आती है नेट कैपिटल आउटफ्लो से, जबकि डिमांड आती है नेट एक्सपोर्ट से। इसको ग्राफिकली जब एक्सप्लेन करूंगी आप लोग को सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी, लेकिन उससे पहले ये थोड़ी सी चीजें आप लोग समझ लें कि सप्लाई और डिमांड दोनों मार्केट्स में ड्राइव कहाँ से होती है। ठीक है जी, नेट कैपिटल आउटफ्लो लिंक्स द लोनेबल फंड मार्केट एंड द फॉरेन करेंसी एक्सचेंज मार्केट। ये लाइन हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी रियल लाइफ से भी रिलेट करती है, आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी, आपके हर लिहाज से, कि नेट कैपिटल आउटफ्लो का जो कंसेप्ट है वो दो मार्केट्स को आपस में कनेक्ट करता है। एक मार्केट होगी लोनेबल फंड्स की मार्केट, ठीक है, दूसरी मार्केट होगी आपकी फॉरेन एक्सचेंज करेंसी की मार्केट। ये कैसे कनेक्ट करता है ये मैं आपको आगे बताती हूँ। इसके बाद जो दूसरी चीज याद रखने की है वो है कि की डिटर्मिनेंट नेट कैपिटल। अब नेट कैपिटल नेट कैपिटल आउटफ्लो ने लोनेबल फंड मार्केट और फॉरेन करेंसी एक्सचेंज मार्केट को आपस में कनेक्ट तो कर दिया, लेकिन इसका की डिटर्मिनेंट कौन है, नेट कैपिटल आउटफ्लो का की डिटर्मिनेंट रियल इंटरेस्ट रेट है। ठीक है, अब बारी आती है इन सब के इक्विलिब्रियम पॉइंट के, जो भी चीजें मैंने बोली हैं वो कैसे वर्क करती हैं इन द ओपन इकोनॉमी। अच्छा जी, प्राइसेस in loanable funds market and the foreign currency exchange market adjust simultaneously to balance supply and demand in these two markets. आपसे बात करते हैं सबसे पहले लोनेबल फंड्स मार्केट की पिक्चर क्लियर कर लेते हैं। ऐसे ही होती है लोनेबल फंड्स मार्केट, ये एक्स वाई एक्सिस पे इंटरेस्ट रेट और रियल इंटरेस्ट रेट होता है, एक्स एक्सिस के ऊपर आप लोगों का लोनेबल फंड्स मार्केट होती है। सेंटर में आपके डिमांड और सप्लाई आपस में एक जगह पे खुद ही जो इंटरेस्ट रेट है वो डिफाइन कर देता है कि भाई हमारा क्या कहते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट लोनेबल फंड्स का क्या होना चाहिए। अगली बात करते हैं, जब ये होता है याद रहे, जब मार्केट की ऐसी सिचुएशन होती है तो आगे क्या होता है, एज दे डू दे डिटरमिन द मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स। जैसे ही लोनेबल फंड्स मार्केट में बैलेंस आता है तो आगे मजीद इकोनॉमिक वेरिएबल मैक्रो वेरिएबल्स की तरफ मूव करते हैं, इनके नेशनल सेविंग, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, नेट कैपिटल आउटफ्लो एंड नेट एक्सपोर्ट। ये चार वाहिद वेरिएबल्स हैं जिनको आगे ये एक्सप्लेन करते हैं, और इनका ये आगे किस स्टेज के ऊपर होंगे ये उसको एक्सप्लेन करते हैं। अब ये देखिए, सिंपल से एक मार्केट बनाई लोनेबल फंड मार्केट, इसका जहां इंटरेस्ट रेट बना है गौर करेंगे, जो डॉटेड लाइन है ये वाली लाइन, ये वाली डॉटेड लाइन, ये इंटरेस्ट रेट डिसाइड करेगा कि आपका, ये देखें ये फॉरेन करेंसी एक्सचेंज मार्केट का ग्राफ हो गया। अगर आपको पिछली साइड पता हो तो मैंने क्या कहा था, फॉरेन करेंसी एक्सचेंज मार्केट के अंदर सप्लाई कर्व जो है वो वर्टिकल होता है और डिमांड कर्व इस तरीके से आप लोगों का डायगोनल होता है, मतलब डायगोनल से बुलाते हैं आप लोग का नेगेटिवली स्लोप होता है। कैमरास काइंडली ऑफ कर दें आप लोग जी, थैंक यू। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने ये एक डायग्राम ऊपर बना दी, एक डायग्राम नीचे बना दी। इसका क्या मकसद था, इसका मकसद था आप लोग को नेट कैपिटल आउटफ्लो के कंसेप्ट से मुतारिफ करवाना। नेट कैपिटल आउटफ्लो, इसको काइंडली, नेट कैपिटल आउटफ्लो जो है बेसिकली लिंक करता है लोनेबल फंड्स मार्केट को और फॉरेन करेंसी एक्सचेंज मार्केट को। कैसे लिंक करता है, ऐसे लिंक करता है। ये देखें, इसका इंटरेस्ट रेट जो होता है लोनेबल फंड मार्केट का इंटरेस्ट रेट डिसाइड करता है कि नेट कैपिटल आउटफ्लो कितने इंटरेस्ट रेट के ऊपर, यानी कि आपके कंट्री से चीजें बाहर जाएंगी, जो चीजें आपकी कंट्री से बाहर जाएंगी वो डिसाइड करेंगी ऐसे इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट की एक सीधी लाइन इस लोनेबल ये जो आपकी फॉरेन करेंसी एक्सचेंज मार्केट में वो डिसाइड करेगी, यानी कि नेट एक्सपोर्ट्स जो आपकी हो रही है वो सॉरी जो एक्सपोर्ट्स आपकी हो रही है वो डिसाइड करेंगे कि जो करेंसी मार्केट है उसके अंदर सप्लाई किस मुकाम पे आके ठहरेगी।
यानी कि जहाँ पे नेट एक्सपोर्ट्स ये जो एनसीओ नेट कैपिटल आउटफ्लो की क्वांटिटी ठहरी हुई है, वहीं पे आप लोगों की फॉरेन करेंसी की क्वांटिटी आके ठहरेगी। ये जो इंटरेस्ट रेट है वो आपका डेफिनेटली वो आपका डिसाइड होगा बाद में, जो आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट से जहाँ इंटरेस्ट रेट रियल इंटरेस्ट रेट जो है आपका वो सेपरेटली आप लोगों के डिपेंड करेगा आपकी करेंसी एक्सचेंज रेट के। तो यहाँ तक थी